हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सीटेट में पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने का क्या सही तरीका है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश या चोल राजवंश। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर सही होता है सेकंड, काकतीय राजवंश। मैंने आपको अब जो एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें भी इसके बारे में बात की थी कि गोलकुंडा किला बनवाया था काकतीय राजवंश ने। 61 का आंसर है सेकंड। और यहीं से आप याद रखिए गोलकुंडा किला है किस प्रदेश में, तो यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि घनत्व 15 ग्राम पर मिलीलीटर है, आयतन 3 मिलीलीटर है, तो द्रव्यमान पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D=m/v। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो हमें यहाँ पे निकालना है द्रव्यमान यानी m, तो m हो गया D/v, यानी और सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। d की जगह 15 और v की जगह 3। सॉल्व किया तो फिर m की वैल्यू यानी हमारा द्रव्यमान आ गया 45 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए ऑप्शन हमारे गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार और द्रव्यमान। देखिए आपको सारे बता के दिखाती हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण ये हमारी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि, भार भी सदिश राशि है। इसमें जो लास्ट में आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, ये द्रव्यमान हमारी सिर्फ अदिश राशि है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बताऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी अदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि होती है। आपको पूरी एक सीरीज या पूरी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे बाहर तो आएगा ही नहीं। तो 60 का हमारा आंसर 4 से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? मैं आपको सारे ऑप्शन से चारों आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि मैं आप सीधे आपको क्वेश्चन बता के आंसर नहीं बताती हूँ। मैं आपको हर ऑप्शन का आखिर ऐसा ऑप्शन है क्यों नहीं और बाकी सबको एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। तो पारभासी, पारभासी का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसे प्रकाश आधा निकल सकता है और आधा नहीं भी निकल पाता। जैसे कांच ले, अगर कांच को रंग कलर कर दे तो अगर उसमें प्रकाश डाले तो थोड़ा प्रकाश निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा प्रकाश निकल रहा है। थोड़ा प्रकाश निकलता है, थोड़ा प्रकाश नहीं निकल पाता। पारदर्शी का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिससे प्रकाश डाले और पूरी वस्तु निकल जाए। जैसे अगर आप कांच ले या शीशा ले, उस कांच ले तो कांच पर प्रकाश डालते हैं तो पूरा पार कर जाता है, लेकिन तो ये पारदर्शी हो गया। अगर इसी में हमने कलर कर दे तो थोड़ा निकल पाता है, थोड़ा नहीं, तो ये पारभासी। उत्तल तो खैर हमारा दर्पण भी होता है, उत्तल हमारा लेंस होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। 4th नंबर है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिससे वस्तु पार ना हो। जैसे कि एक दीवार है, दीवार से अगर एक साइड से आप टॉर्च लगाए तो क्या दीवार दूसरी साइड से टॉर्च की रोशनी आती नहीं आती ना। तो 64 का हमारा आंसर हो जाता है 4th। 65 अब देखिए फिर से यहाँ न्यूमेरिकल है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो वीडियो होगी ना, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहे हैं 2, और वैसे कि इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं लाऊंगी सबसे लास्ट में। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, जो द्रव्यमान होता है हमेशा नियत रहता है। कहने का मतलब है किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे कि आपका अगर द्रव्यमान 40 kg है, ठीक है, तो अगर आप चंद्रमा पर चले तब भी आपका द्रव्यमान, यहाँ पे मैंने भार की बात नहीं की, यहाँ पर मैं आपके द्रव्यमान यानी मास की बात कर रही हूँ। तो आपको द्रव्यमान, आप किसी भी प्लेनेट में चले, किसी भी जगह पे चले जाए, आपका द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन आपका भार चेंज होगा। भार क्यों चेंज होता है? भार चेंज होने का कारण ये होता है कि अलग अलग जगह का हमारा गुरुत्वीय त्वरण हमारा चेंज होता है। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह पर कितना गुरुत्वीय त्वरण होता है? पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर लगभग हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। चंद्रमा में द्रव्यमान हमारे, देखिए क्वेश्चन में दिया हो ना, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना है? 10 kg। तो अगर द्रव्यमान क्योंकि सेम होता है तो पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना होगा? 10 kg ही होगा। अब देखिए फॉर्मूला हमारा होता है भार बराबर, भार निकालना है ना, तो फॉर्मूला होता है भार इक्वल टू द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी W = m × G।
पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है अभी बताया 9.8 या लगभग हम 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। और हमारा जो मतलब ये तो हमारी जी की वैल्यू हो गई। और एम तो अभी हमने पता ही है जनरल में जो द्रव्यमान 10 kg यानी पृथ्वी के द्रव्यमान बराबर, तो हमने 10 अगर हम गुणा करते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू यानी भार हमारा 100 न्यूटन आ जाता है। लेकिन अब देखिए ऑप्शन पे, क्या आपको ऑप्शन दिख रहा नहीं दिख रहा? एक्चुअली बात ये है कि जो क्वेश्चन दिया है सीटेट में, क्वेश्चन आपको गलत दिया हुआ था कि इसमें 10 kg ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था कि आप चंद्रमा की सतह पर जो भार है वो 10 न्यूटन, ये ऑप्शन में होना चाहिए था। अब देखिए अगर चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो याद रखिएगा जो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो यानी कुल आप इसको एक सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि हम द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, नहीं हम कहीं भी जगह द्रव्यमान हमारा सेम होगा। और दूसरी कि चंद्रमा का जो ग्रेविटी, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि भार जो होता है हमेशा अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। तो चंद्रमा पर भार कितना होता है? पृथ्वी के भार का 1/6, ठीक है, यानी ग्रेविटी भी 1/6 और पृथ्वी का भार का भी 1/6। जैसे कि अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 किलोग्राम है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे आपका भार कितना 1/6 यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इससे हमें यहाँ पे क्या होता, चंद्रमा का भार दिया होता 10 न्यूटन, अगर हमारा एग्जाम क्वेश्चन दिया होता तो इसमें 6 का गुणा कर दे तो हमारा 60 न्यूटन आ जाता, यानी फिर तब यहाँ पर आंसर हमारा 65 का सेकेंड नंबर सही हो जाता, 60 एंड न्यूटन। अब क्वेश्चन है कि एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तापमान, सतह क्षेत्र, भार या दाब का? एक विलेय की जो विघटन दर होती है वो हमेशा तापमान पर डिपेंड करती है, याद रखिएगा। तो 66 का आंसर हो जाता है फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 67 कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? उनसे समूह चर्चा कराई जाए, पोस्टर बनाना, या बच्चों के एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना। देखिए समूह चर्चा अगर हम करने से क्या ये सब चीज़ें हल हो जाएंगी? हमें कुल मिलाकर संवेदनशील बनाना, उनको भावनात्मक रूप से जोड़ना है। तो पोस्टर बनाए थे, चित्र बनाए, कहना हमें बेटर ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो थर्ड मिलता है, यानी बच्चों को एक पौधा हमने दिया कि आप सभी लोग एक एक अपने घर पे पौधा लगाएंगे, उसको बड़ा होते देखेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों में ज़्यादा संवेदनशीलता आएगी। तो हमारा 67 का आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 68 कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? देखिए ऐसा हम क्यों करवा रहे हैं बच्चों से, तो इसके लिए अब बोला जा रहा है कौन सा नहीं है। फर्स्ट, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम बच्चे अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने आसपास में जाएंगे, लोगों से बीमारियों के बारे में पूछेंगे तो उनको एक वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, वास्तविक जीवन से उनकी पढ़ाई जुड़ेगी। और हमारा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चों को किताबों तक ही सीमित ना रखें, उनको वास्तविक जीवन तक जोड़ें। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाएगा। देखिए डेटा हैंडलिंग में क्यों, डेटा हैंडलिंग तो वो होते हैं जो बड़े बड़े जब कोई कंपनी हो गई सबके डेटा हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होता है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही नहीं। थर्ड में जैसे कि एक समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित है, ये भी सही ऑप्शन हो सकता है। और फोर्थ है कि इसमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, बच्चों को अपने बात कहने का अवसर मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही नहीं लग रहा है, तो हमारा 68 का ऑप्शन सेकंड सही नहीं होगा। और अब हमारा क्वेश्चन है 69, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। तो प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? कहने का मतलब है कि प्रिया जो है बच्चों से इस चीज़ के बारे में क्यों पूछ रही है, बच्चों से इस चीज़ पर चर्चा क्यों कर रही है, उसका इसके प्रति दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन से हमारे
कि अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। देखिए लास्ट हम देखते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण तो होंगे। संज्ञानात्मक मतलब ये होता कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे, बच्चों ने सोच समझ के आंसर देते, ऐसा तो कुछ है नहीं। मानववादी दृष्टिकोण तो है ये तो बिल्कुल नहीं। अन्वेषण, यहाँ पे कोई खोज, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, तो यहाँ कोई अन्वेषण खोजबीन वाली चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ पर जो है सब बच्चे अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि जब मैम ये होता है कि जब आपातकाल होती है तो हमें एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनको ऑफ रखना चाहिए, हमारे जितने बल्ब, हमारे जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है, हमारे जितने भी स्विच ऑन है सभी को ऑफ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चे अपने अपने अनुभव बता रहे, साथ ही जो उनकी मैडम है वो भी बता रही है। तो यहाँ पर 69 का आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर 69 का आंसर फर्स्ट हो जाता है, यानी अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे समुदाय से यानी हमारे समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ऐसा क्यों? बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा होते हैं लेकिन हमेशा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो समुदाय में बताया चाहिए वही सही हो, हम उसे बिना आलोचना के स्वीकार कर ले, ये भी जरूरी नहीं है। ये सस्ता और सुलभ, इसका बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है सेकंड में, कि हम समुदाय से क्या होता है कि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारे 70 का आंसर सेकंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? देखिए ये तो आपको अभी पहले भी बताया था कि हमारी जो ईवीएस की जो क्लास होती है, हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों को हम उनके मतलब विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ सकें। तो इसका मतलब क्या है? वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक कराना हमारा उद्देश्य होता है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ चर्चा से बाहर जाना या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। यहाँ हमारा ऑप्शन 71 का सही होता है फर्स्ट, यानी हम बच्चों को इसलिए बताता है कि बच्चे जो पर्यावरण के जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, वायु प्रदूषण हो रहा है, क्या चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, क्या हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों से अवगत कराना है। तो 71 का आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 कि कक्षा थर्ड के साथ छात्रों को रमन ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार बन जाता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता दूँ कि एकल परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार का मतलब होता है कि हमारे मम्मी पापा और उनके बच्चे रहें, ठीक है, तो हमारे एकल परिवार। लेकिन उनके दादा दादी भी रह रहे हैं, उनके चाचा चाची भी, ताऊ ताऊ जी भी रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर काफ़ी बड़ा परिवार है तो इसे संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार कहते हैं। अब बात है जो टीचर है ये ऐसा क्यों इस चर्चा कर रहा है, तो इसमें क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा तो है ही नहीं। शिक्षा अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, तो कुछ शिक्षा अधिगम हम समावेशी का मतलब हम सभी बच्चों को लेकर चल रहे हैं, ये भी है। अब परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए या परिवार की परिभाषा गलत? देखिए परिवार की परिभाषा यही होती है और परिवार दो ही प्रकार के होते हैं, तो ये सही है। हमारा यहाँ पे सही ये है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को अगर चीज़ें सिखानी है कि परिवार क्या है तो अपने अपने घरों में कि बच्चे आपका परिवार क्या, आपके घर में कौन कौन रहता है, तो बताइए आपका परिवार क्या होगा? एकल होगा, ये संयुक्त, ये विस्तारित। तो यहाँ पर 72 का आंसर हो जाता है थर्ड नंबर। फिर है 73 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके जो ईवीएस के नोट्स मैंने आपको एनसीईआरटी के पढ़ाए हुए हैं, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लीजिए। और आप लोगों को खुद पता चला होगा मैंने काफ़ी कुछ आपको एग्ज़ाम में जो भी आपको नोट्स में करवाया है, आपको काफ़ी कुछ ऐसे मिल रहा होगा कि एग्ज़ाम में आता हुआ है। साथ ही सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें करा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड है आने के लिए, तो आप जरूर उसको देखते रहिएगा। तो 73 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ क्या हैं? निम्न में से कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? चित्र पढ़ना, देखिए याद होगा पिछले वीडियो में आपको बताया चित्र पढ़ना। चित्र का मतलब कोई आपको सीनरी या कुछ ऐसा बता दिया और पूछा जाएगा बच्चों से, बच्चों आपको क्या क्या चीज़ दिख रही है इसके बारे में कुछ बताओ। तो ये तो होता है फील्ड भ्रमण। फील्ड भ्रमण का मतलब बच्चों को घुमाने ले जाया जाता है, जैसे उन्हें जानवरों से अवगत कराना है तो उनको चिड़ियाघर ले गए, चीज़ जानवर को दिखाया, या उन्हें पौधों से, वातावरण से दिखाना तो हमको उद्यान में ले गए,
तो ये भी सही है। श्याम पटकों पे कभी कभी होता है क्लास में चीज़ों में बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको अपने ब्लैक बोर्ड श्याम पटका तो यूज़ करते हैं ना, किसी चित्र बना दिया, ये भी। तो हमारा 73 ऑप्शन 4 जाता है, यानी ऊपर सभी। तो इससे हमारे जो आज के क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करके आप मुझे बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। थैंक यू सो मच।